A very good morning to all my dear friends. Welcome once again in my YouTube channel Bilwinder Study Circle. Friends, जैसे कि मैंने अपने लास्ट लेक्चर में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इम्पीचमेंट प्रोसेस अंडर आर्टिकल 61 जो हमने डिस्कस किया था. नो, टुडे आई विल डिस्कस द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. सो इंडियन प्रेसिडेंट की डिफरेंट पावर्स हैं, लाइक एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, जुडिशरी पावर, डिप्लोमेटिकल पावर. ओके, तो ये पावर्स जो है हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. नाउ फर्स्ट आई विल डिस्कस द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. फर्स्ट वन इज द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. जैसे कि मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस किया था कि प्रेसिडेंट इज कंसिडर्ड टू बी एज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट, but he is not the real head. Real head is prime minister along with council of ministers. That means president of India executive powers जो है वो यूज करता है. ये पावर्स ये इसके नाम पे ही कंडक्ट की जाती हैं, बट ये एड एंड एडवाइस किसके ऊपर की यूज की जाती हैं? प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ओके, चाहे वो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, एमरजेंसी पावर्स हैं, डिप्लोमेटिकल पावर्स हैं, जुडिशियल पावर्स हैं, these all powers are used by the president only on the aid and advice of the prime minister along with the council of ministers. Clear? Because he is not the real head of the state, he is only a nominal head. Now we will discuss these powers. Like executive powers के अंदर हमारी कौन कौन सी पावर आती है? Like he appoints attorney general, attorney general of India. We know that attorney general जो है, attorney general, he is considered to be as the highest legal officer, law officer. ये इंडिया का सबसे बड़ा लीगल ऑफिसर कंसीडर किया जाता है अटॉर्नी जनरल, जिसको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बाय यूजिंग हिज एग्जीक्यूटिव पावर. और जो अटॉर्नी जनरल का मेन फंक्शन क्या होता है? अटॉर्नी जनरल क्या करता है? कंडक्ट्स, रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन ऑल द कोर्ट्स ऑफ इंडिया. चाहे वो हायर कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, चाहे वो हाई कोर्ट है या लोअर कोर्ट है, किसी भी कोर्ट में रिप्रेजेंट करता है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी केसेस हैं वो सब एजी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो इसके साथ डील करता है. ही इज द हाईएस्ट लीगल ऑफिसर ऑफ स्टेट. And also he also appoints the CAG, comptroller and auditor general. CAG को भी कौन? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल. तो CAG इज आल्सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. CAG का मेन वर्क क्या रहता है? CAG का मेन काम होता है ऑडिट करना. मतलब जितने भी फाइनेंसिस डिफरेंट फंड्स हैं इंडिया के, लाइक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट, इन सब से पैसा जो यूज हो रहा है एट द सेंट्रल लेवल, एट द स्टेट लेवल, यूटी लेवल, इन सभी को मेंटेन करना, ये सारा काम CAG का होता है. ओके, वी विल डिस्कस CAG सेपरेटली आल्सो, बट अभी मैं जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ. तो CAG इज आल्सो अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. नाउ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, the chief election commissioner and other election commissioner. And other election
commissioners. They are also appointed by whom? जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है, इलेक्शन कमीशन का मेन हेड है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, देन इलेक्शन कमिश्नर्स। तो ये भी जो मेंबर्स हैं ये सारे कौन अपॉइंट करता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर अलॉन्ग विद अदर इलेक्शन कमिश्नर्स, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड chairman and members of UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसका जो चेयरमैन है, जो मेंबर्स हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि हमारे डिफरेंट सेंट्रल लेवल एग्जाम्स को कंडक्ट करवाता है, लाइक सिविल सर्विसेज एग्जाम्स लाइक IAS, IFS, IPS and other UPSC exams. He also appoints state governors, जो गवर्नर्स हैं डिफरेंट स्टेट्स के, ये भी अपॉइंट किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नाउ नेक्स्ट, now he also appoints finance commission of India and its members। जो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 280, जिसका काम क्या होता है फाइनेंस कमीशन का? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस, प्रोसीड्स, ग्रांट्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ओके, तो ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, हर 5 साल के बाद ये अपॉइंट की जाती है। और इसको अपॉइंट कौन करता है? और इसके मेंबर्स को द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसी के साथ में आल्सो अपॉइंट्स नेशनल कमीशन ऑफ SCs, scheduled castes, STs, scheduled tribes and OBCs, other backward classes। तो नेशनल कमीशन फॉर scheduled castes, scheduled tribes and backward classes। तो ये भी जो कमीशंस हैं जो कि पर्टिकुलर कम्युनिटी की जो उनकी डेवलपमेंट के रिलेटेड जो है काम करती है, उनके राइट्स वायलेशन के लिए देखना इन्हीं का काम रहता है, इन कमीशंस का। इन कमीशंस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल आप इतना याद रखिए कि ये कमीशंस भी अपॉइंट की जाती हैं बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नाउ इसी के साथ में नेक्स्ट, ही आल्सो अपॉइंट्स इंटरस्टेट काउंसिल ऑफ इंडिया, इंटरस्टेट काउंसिल। तो इंटरस्टेट काउंसिल जो होती है, इसका प्रोविजन जो है अंडर आर्टिकल 263 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, देयर इज अ प्रोविजन टू सेट अप द इंटरस्टेट काउंसिल। तो इंटरस्टेट काउंसिल का मेन काम क्या रहता है? कोऑर्डिनेशन बनाना, डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजरी बॉडी होती है। इंटरस्टेट काउंसिल जो है एक एडवाइजरी बॉडी है। इसके जो डिसीजंस रहते हैं, जो रिकमेंडेशंस ये देती है, वो एक एडवाइजरी बेसिस पे रहती है, ना कि लीगल बेसिस पे। एडवाइजरी मींस कि इसकी एडवाइजेस को एक्सेप्ट करना या ना करना ये मेंबर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि इसको एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना। बट अगर अच्छी लगी तो उसके मेन इसके एडवाइजेस को जो है एक्सेप्ट भी किया जा सकता है और रिजेक्ट भी कर सकते हैं अगर ना लगे तो। सो दिस इज एडवाइजरी इन नेचर। तो इंटरस्टेट काउंसिल जिसके जिसका चेयरमैन कौन रहता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द चेयरमैन ऑफ द इंटरस्टेट काउंसिल। और इंटरस्टेट काउंसिल्स के मेंबर्स कौन रहते हैं? ऑल द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड UTs with legislative assemblies,
उसके साथ में एडमिनिस्ट्रेटर्स जो कि यूनियन टेरिटरीज के ये इसके मेंबर्स रहते हैं, और 6 अदर कैबिनेट मिनिस्टर्स जो कि नॉमिनेट किए जाते हैं बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. सो दिस काउंसिल इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड इट इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. He also appoints administrators ऑफ यूनियन टेरिटरीज यूटीज. तो वी नो कि यूटीज में जैसे एडमिनिस्ट्रेटर्स रहते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स रहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स लाइक इन यूटी ऑफ पुडुचेरी की बात करें, ओके, दिल्ली की बात करें, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर है, लद्दाख में लेफ्टिनेंट गवर्नर है, कुछ जगहों पे एडमिनिस्ट्रेटर्स कहा जाता है. तो इनको भी अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. And also he can declare any area as scheduled area. किसी भी एरिया को शेड्यूल एरिया डिक्लेयर करना हो तो वो भी कौन डिक्लेयर करता है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. सो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव पावर्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की. नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट, दैट इज लेजिस्लेटिव पावर्स. नाउ नेक्स्ट वन इज द लेजिस्लेटिव पावर. So legislative power में first one is he summons and prorogue parliament sessions. Summoning and prorogation of the house of the parliament. That means जब भी कोई न्यू सेशन शुरू होगा, जब भी पार्लियामेंट सेशंस जो हैं वो स्टार्ट होते हैं, तो उसकी समनिंग, इनिशिएटिंग, उसको स्टार्ट भी प्रेसिडेंट करता है, और उसकी प्रोरोगेशन, दैट इज एंडिंग, उसकी एंडिंग भी प्रेसिडेंट करता है. दिस इज कॉल्ड समनिंग एंड प्रोरोगेशन. समनिंग एंड प्रोरोगेशन of the sessions of the parliament. Summoning mean initiate करना, prorogation means ending करना. ये प्रेसिडेंट की स्पीच के साथ ही कंपाइलेशन इसकी की जाती है. This is called summoning mean initiating, और prorogation mean end of the session. Also dissolution of लोकसभा, और लोकसभा को डिसॉल्व करना, लोकसभा की जो डिसोल्यूशन है, जो उसको डिसॉल्व किया जाता है, इट इज़ ऑल्सो बीइंग डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. वी नो कि डिसॉल्व कब होता है लोकसभा? अगर डिफरेंट कंडीशंस हैं. अगर तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए. नो कॉन्फिडेंस मोशन मीन्स अगर रूलिंग गवर्नमेंट अपनी मेजोरिटी शो ना कर पाए हाउस में, अगर ये बिल लाया जाए नो कॉन्फिडेंस बिल का बाय द अपोजिशन पार्टी, और रूलिंग गवर्नमेंट फेल हो जाए अपनी मेजोरिटी शो करने में, तो गवर्नमेंट जो है वो डिसॉल्व हो जाती है. और उसको डिसॉल्व, हाउस को डिसॉल्व कौन करेगा? लोकसभा को? प्रेसिडेंट. सो डिसोल्यूशन इज आल्सो डन बाय द प्रेसिडेंट. समनिंग एंड प्रोरोगेशन इज आल्सो डन बाय द प्रेसिडेंट. एंड आफ्टर 5 ईयर कंप्लीशन ऑफ टेन्योर, जैसे ही 5 ईयर्स कंप्लीट हो गए गवर्नमेंट के, तो उसके बाद में भी लास्ट जब सेशन हो जाएगा, तो उसमें भी आफ्टर 5 ईयर्स कंप्लीशन, तो उसको डिसॉल्व कौन करेगा? पार्लियामेंट को, प्रेजेंट गवर्नमेंट को, लोकसभा को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. क्लियर? दिस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ हाउस. ये भी लेजिस्लेटिव पावर्स में आता है. आल्सो
he summons joint sitting of Lok Sabha. Joint sitting of Lok Sabha and Rajya Sabha. In case of deadlock, जैसे ज्वाइंट सिटिंग को ऑर्गेनाइज करना, समनिंग करना, ऑर्गेनाइज करना, इनिशिएट करना, ये कौन करेगा? ये भी प्रेसिडेंट ही करता है, बट ज्वाइंट सिटिंग का प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो स्पीकर रहता है, बट वो ऑर्गेनाइज करना किसका काम रहता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। वही नो कि ज्वाइंट सिटिंग जो है ऑर्डिनरी बिल केस में जो है वो ऑर्गेनाइज की जाती है। अगर कहीं डेडलॉक हो जाए, दोनों हाउसेस के बीच में कंट्राडिक्शन हो जाए और बिल पास ना हो, तो आफ्टर 6 मंथ्स जो है ज्वाइंट सिटिंग करवाई जाती है दोनों हाउसेस की। वो ऑर्गेनाइज करवाना, समनिंग करना, उसको इनिशिएट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बट ज्वाइंट सिटिंग का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर रहता है दैट इज स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो इसको ज्वाइंट सिटिंग को ऑर्गेनाइज करना, समन करना, ये भी लेजिस्लेटिव पावर किसकी है? प्रेसिडेंट की। नाउ नेक्स्ट वन, he addresses the Indian Parliament at the first session after every general elections. And another legislative power is, जैसे ही 5 ईयर टेन्योर कंप्लीट होने के बाद जो न्यू लोकसभा इलेक्शंस जो कंडक्ट करवाई जाती हैं, जब भी न्यू लोकसभा इलेक्शंस होंगी, आफ्टर दैट जो फर्स्ट सेशन होगा न्यू लोकसभा का, पार्लियामेंट का, आफ्टर द इलेक्शंस, आफ्टर द जनरल इलेक्शंस, जो फर्स्ट सेशन होता है उसको भी एड्रेस कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की स्पीच से ही जो है उसको एड्रेस किया जाता है। ओके, दैट इज आल्सो इनिशिएटेड बाय द स्पीच ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर? तो दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नाउ नेक्स्ट, एंड आल्सो he appoints speaker, deputy speaker, chairman, deputy chairman in case of their absence in parliament. That means usually we know that कि स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड डेप्यूटी स्पीकर को जो है मेंबर्स ही जो हैं वो इलेक्ट करते हैं। ओके, तो चेयरमैन, वी नो के चेयरमैन कौन है? तो जो भी डेप्यूटी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन। जो भी वाइस प्रेसिडेंट होगा ही इज कंसिडर्ड टू बी एज आल्सो द एक्स चेयरमैन ऑफ एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, एंड डेप्यूटी चेयरमैन इज आल्सो अपॉइंटेड बाय द पीपल, बाय द हाउस, राज्यसभा। तो अगर लोकसभा की बात करें, वहाँ पे स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का प्रोविजन रहता है, स्पीकर जो कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर रहता है। ओके, तो
अगर इन केस ऑफ एब्सेंस, अगर स्पीकर एब्सेंस है, किसी वजह से वो एब्सेंट है या पोस्ट खाली है, या फिर सपोज अगर डेप्यूटी स्पीकर या चेयरमैन राज्यसभा में या डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा में अगर ये कहीं एब्सेंस है, तो इनकी केसेस में न्यू अपॉइंटमेंट करना, ये भी अपॉइंट कौन करेगा? न्यू अपॉइंटमेंट्स बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। And most important, he also nominates 12 members इन राज्यसभा। वही नो कि राज्यसभा में प्रोविजन है कि 12 मेंबर जो है नॉमिनेटेड रहते हैं। वो जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं उनको नॉमिनेट कौन करता है? प्रेसिडेंट। तो इनिशियली देयर वाज आल्सो अ प्रोविजन ऑफ 2 मेंबर्स नॉमिनेशन इन द लोकसभा आल्सो। वो एंग्लो इंडियन बैकग्राउंड से अपॉइंट किए जाते थे, बट नाउ वो प्रोविज़न जो है वो 104th अमेंडमेंट से जो इसको अबॉलिश कर दिया गया है। ओके, तो अब एट प्रेजेंट 12 मेंबर्स जो राज्यसभा में नॉमिनेट किए जाते हैं, इनको भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही नॉमिनेट करता है। ये भी इसकी लेजिस्लेटिव पावर है। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज एमपीज, अगर चाहे वो राज्यसभा के मेंबर हो या फिर लोकसभा के, उनको डिस्क्वालीफाई भी प्रेसिडेंट करता है आफ्टर कंसल्टिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ओके, सो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एमपीज को भी जो है रिमूव करना, उनको डिस्क्वालीफाई होगी, जैसे मेंबर्स की डिस्क्वालिफिकेशन रहती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंडर आर्टिकल 105। ओके, एंड उनको जो डिस्क्वालीफाई उनकी की जाती है, वो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स जो किन बेसिस पे की जाती है, वी नो दैट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एंड डिफरेंट अदर प्रोविजंस हैं जो हम डिस्कस करेंगे अंडर द पार्लियामेंट। तो इनकी भी डिस्क्वालिफिकेशन जो है, ये लेजिस्लेटिव पावर है किसकी? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। और इसी के साथ में आल्सो सर्टिफाइड money bill as certified financial bill as money bill। ठीक है, किसी भी फाइनेंशियल बिल को मनी बिल डिक्लेयर करना, सर्टिफाइड करना, ये जो है स्पीकर करता है। सर्टिफिकेशन तो उसको स्पीकर करता है, बट सर्टिफाइड फाइनेंशियल बिल एज अ मनी बिल by speaker, but introduced on the recommendation of President of India। तो मनी बिल की जो रिकमेंडेशन रिप्रेजेंटेशन है, इसकी जो इंट्रोडक्शन है, तो प्रेसिडेंट की पहले उसमें रिकमेंडेशन चाहिए। इन शॉर्ट आई विल से मनी बिल इज इंट्रोड्यूस्ड ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बिना उसकी रिकमेंडेशन के नहीं होता। इसी के साथ में सम अदर बिल्स हैं, जैसे आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंदर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। ओके, लाइक आल्सो आर्टिकल 2 का जो बिल है, जो हमने पहले डिस्कस किया है, आर्टिकल 3 फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट। तो ये भी बिल जो ऑर्डिनरी बिल्स हैं, इनको भी इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन लेना ज़रूरी है, अलॉन्ग विद मनी बिल आल्सो। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज he promulgate
means issues ordinance under article 123, very important. So ordinary issue power जो है ये भी प्रेसिडेंट की रहती है. तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है अंडर आर्टिकल 123 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर आर्टिकल 123 जो है वो एक ऑर्डिनेंस, एक टेम्पररी ऑर्डिनेंस मीन्स एक ऑर्डिनेंस ला सकता है, एक टेम्पररी लॉ जो है वो बना सकता है. कब? व्हेन पार्लियामेंट का जो है पार्लियामेंट सेशन में ना हो, या फिर कोई एक हाउस सेशन में है दूसरा सेशन में ना हो, कंप्लीट पार्लियामेंट का सेशन जो है ऑर्गेनाइज ना हो, ओके, उसमें ब्रेक हो, तो और देयर इज एन इम्पॉर्टेंट किसी चीज़ पे ऑर्डिनेंस लाना पार्लियामेंट को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, तो इस दैट केस में वो पार्लियामेंट के सेशन को ऑर्गेनाइज करने का वेट नहीं कर सकते हैं. तो पावर वहाँ पे प्रेसिडेंट के पास पावर है अंडर आर्टिकल 123 कि वो एक ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है. ऑर्डिनेंस मीन्स एक टेम्पररी लॉ जो है वो ऑर्गेनाइज करने के लिए एक ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है. ठीक है. और अगर इस ऑर्डिनेंस को रिमूव करना है ये भी पावर प्रेसिडेंट के पास ही रहती है. बट देयर इज अ कंडीशन, ये जो ऑर्डिनेंस इशू किया जाता है अंडर आर्टिकल 123 ये जो है पास होना चाहिए within 6 weeks, within 6 weeks of the session of parliament. ठीक है. दैट मीन्स जब भी ऑर्डिनेंस इशू किया गया, जैसे सपोज अगर आज ऑर्डिनेंस इशू किया जाता है और पार्लियामेंट जो वो सेशन में नहीं था, तो इन फ्यूचर अगर 1 महीने बाद या 2 महीने बाद जब भी पार्लियामेंट सेशन होगा, तो सेशन जब भी होगा उसके 6 हफ्ते के अंदर अंदर ये जो ऑर्डिनेंस इशू किया गया है इसको जो है अप्रूवल मिलना चाहिए बाय बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट. अगर अप्रूवल नहीं मिलता है तो आफ्टर 6 वीक्स ये जो ऑर्डिनेंस है ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, खत्म, फिनिश. तो ये होती है ऑर्डिनेंस इशू पावर. एक टेम्पररी बिल जो है, टेम्पररी लॉ जो है वो फ्रेम करना, ये भी प्रेसिडेंट जो है इंट्रोड्यूस कर सकता है अंडर आर्टिकल 123 जब कभी कोई जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो. और ये बिल क्यों इशू किया जाता है, मतलब कोई ज़रूरत है, इमरजेंसी है, और पार्लियामेंट उन्हीं केसेस पे जो है बिल बना सकता है, लाइक यूनियन लिस्ट पे और कॉन्करेंट लिस्ट पे, स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट्स पे नहीं. ओनली ऑन द यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट्स और कॉन्करेंट. कॉन्करेंट मीन्स यहाँ पे स्टेट सेंटर स्टेट दोनों बना सकते हैं जिनके ऊपर उसको ऑथोराइजेशन है पार्लियामेंट को लॉ बनाने की, उन्हीं सब्जेक्ट्स पे, ना कि स्टेट सब्जेक्ट्स पे. क्लियर. और ये ऑर्डिनेंस इशू 6 हफ्ते में अंदर अंदर जो है जब पार्लियामेंट दोबारा सेशन में आए तो ये पास होना चाहिए. तो ये भी इसकी लेजिस्लेटिव पावर है. एंड आल्सो he submits the reports of CAG, Comptroller Auditor General of India, Union Public Service Commission, Finance Commission, etc. before the parliament. ठीक है. तो ये रिपोर्ट्स, इनकी जो रिपोर्ट्स हैं फाइनेंस कमीशन, सीएजी की, यूपीएससी की, ये भी जो रिपोर्ट्स हैं ये सबमिट करनी होती हैं पार्लियामेंट के सामने. और ये भी पावर किसके हाथ में है, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ओके. तो ये थी हमारी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर्स. रेस्ट पावर्स हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा. और इसी तरह मेरे चैनल बलविंदर स्टडी सर्कल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए और मेरी वीडियोस को एंजॉय करते रहिए. टिल देन टेक केयर. थैंक यू वेरी मच.